बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा जी, ओके। सो फियोक्रोमोसाइटोमा हमने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, और ये एड्रीनल मेड्यूला है। बेसिकली ये सिक्रीट करता है इस कंडीशन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट्स के अंदर केटिकोलामीन्स। केटिकोलामीन्स के अंदर मेनली एड्रीनलिन आता है, और जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉन एड्रीनलिन आता है जिसको हम नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं, एंड समटाइम्स डोपामीन को भी हम इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो केटिकोलामीन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स हैं ये चाहे सिंपैथेटिक चेन के हों चाहे पैरासिम्पैथेटिक चेन के हों, इनके अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, और इनको हम एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरा गैंग्लियोमास कहते हैं। ठीक है, मुश्किल टर्म्स है, उनमें परेशान होने की बात नहीं, मैं सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज तो हमने डिस्कस की केटिकोलामीन्स। केटिकोलामीन्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड करने में फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के अंदर। ठीक है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है, या फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जिनको नॉर्मली बोलते हैं। सो ये जो केटिकोलामीन हार्मोन्स हैं बेसिकली ये उस कंडीशन के अंदर रिलीज होते हैं जब हम या तो फाइट की तरफ जाते हैं फ्लाइट की तरफ। यानी फाइट और फ्लाइट का मे भी आपने नाम सुना हो एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स का, या जिसको हाइपर अराउजल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम एक सडन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है कि जी लेट्स से अगर कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है तो क्या मैंने उसको फाइट करना है, काउंटर करना है आगे से, या मैंने वहां से उस जगह से भाग जाना है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है इस कंडीशन के अंदर कौन से हार्मोन्स हमारा फंक्शन करते हैं, वो केटिकोलामीन हार्मोन्स हमारे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज यहाँ पे बात हुई थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, के दोनों के अंदर ये जो अगर हम बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो ये अगर सिंपैथेटिक सिस्टम का हो या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, दोनों की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो सेम होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा वाला नर्वस सिस्टम होता है, ये वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, जैसे डेंजरस सिचुएशन हो गई या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई। ठीक है जी, और जाहिर है जब कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी डेंजर में होते हैं, तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी का जो अलर्टनेस लेवल है वो बढ़ जाता है, मसल्स की तरफ एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा होता है। सो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटीज, या उसका एक दूसरा नाम भी होता है मुझे याद आ रहा है फीड एंड ब्रीड एक्टिविटीज। ठीक है, तो यानी ये वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जो जब हम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई वो वाली एक्टिविटीज जिसमें हम काम रिलैक्स, हम आराम से बॉडी रेस्ट पे है, हम बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये सारी चीजों के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो पार्ट इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इटियोलॉजी की अगर हम बात करें, जो 90% ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमास होते हैं वो बेनाइन होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। 10% केसेस के अंदर बायलैटरल फियोक्रोमोसाइटोमास होते हैं, बायलैटरल मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एंजाइटी, हेडेक, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन,
इसके अलावा जनाब टेकिकार्डिया और स्किन पेल, ये सारी जो हैं ये कॉमन जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, हाइपरटेंशन खास तौर पे पैरोक्सिमल होता है। पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जो एपिसोडिक होता है ना, यानी कभी हुआ फिर बीच में ठीक हो गया, फिर हुआ फिर ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं। अच्छा, ओके, देन टेबल 7.5 जो डिफरेंट जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं एसोसिएटेड विद फियोक्रोमोसाइटोमा, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ थोड़ी सी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज आएंगी। अच्छा जी, सबसे पहला जो सिंड्रोम है दैट इज फॉन हिपल लिंडाउ डिजीज। फॉन हिपल लिंडाउ डिजीज, इसको हम VHL भी कहते हैं। वॉन वैसे V से है बट जनरली हम इसको फॉन प्रोनाउंस करते हैं। ये एक रेयर डिजीज है जो बेसिकली ट्यूमर्स और सिस्ट्स कॉज करती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये ट्यूमर्स या सिस्ट्स सबसे ज्यादा कॉमनली ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, किडनीज में, पैनक्रियाज में, एड्रीनल ग्लैंड्स में, इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं। और नॉर्मली वैसे जो है ये ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस। फिर पहले सारे चलिए सिंड्रोम्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूरो फिब्रोमाटोसिस टाइप 1, जिसको हम फॉन रेक्लिंगहॉसन डिजीज भी कहते हैं। फॉन रेक्लिंगहॉसन डिजीज या न्यूरो फिब्रोमाटोसिस टाइप 1, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी स्किन के अंदर सर्टेन स्किन कलरेशन के अंदर सर्टेन चेंजेस हो जाती हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, और इसके साथ साथ ट्यूमर्स की जो ग्रोथ है वो नर्व्स के अंदर होना शुरू हो जाती है, खास तौर पे वो वाली नर्व जो स्किन को या ब्रेन की लाइनिंग में होती है। ठीक है, उनको वहां पे ट्यूमर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप। न्यूरोफिब्रोमा जिन्हें आप सिंपली कह सकते हो कि इट्स अ बिनाइन नर्व शीट्स ट्यूमर। ठीक है, यानी नर्व शीट्स पे जो ट्यूमर डेवलप होना शुरू हो जाता है उसको न्यूरोफिब्रोमा कहते हैं। वो ट्यूमर होता है जनरली बिनाइन ही है बट स्टिल ऑब्वियसली ट्यूमर। Then we have multiple endocrine neoplasia type 2A and similarly type 2B भी है। टाइप 2 के अंदर बेसिकली क्या होता है, टाइप 2 जो कंडीशन है उसके अंदर थायराइड जो ग्लैंड है उसका जो उसके अंदर मेड्यूलरी कार्सिनोमा हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, कोई एडिनोमा हो सकता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो सकती है। तो इन तीनों चारों कंडीशंस में से कोई एक हो सकती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 2A। मैंने क्या क्या बताया, थायराइड ग्लैंड में कार्सिनोमा हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, पैराथायरॉइड हाइपरप्लेशिया। यानी सिंपली आप ये ज़हन में रखो कि ट्यूमर्स की ग्रोथ हो सकती है एड्रिनल ग्लैंड में, पैराथायरॉइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। सिंपल ये याद रखना। इसी तरह मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 2, इस कंडीशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगेन थायराइड कार्सिनोमा हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, इंटेस्टाइनल गैंग्लियोन्यूरोमा हो सकता है, म्यूकोसल न्यूरोमा हो सकता है। ठीक है, तो यानी 2A में और 2B में कुछ डिफरेंस है ट्यूमर्स का या न्यूरोमास का। गैंग्लियोन्यूरोमा क्या होता है, गैंग्लियोन्यूरोमा गैंग्लियन से है और बिनाइन ट्यूमर होता है ये नर्व फाइबर्स का, गैंग्लियन। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा पैरा गैंग्लियोमा सिंड्रोम, ठीक है,
पैरागैंग्लियोमा ट्यूमर विच डेवलप्स इन पैरागैंग्लिया, उसको हम कहते हैं पैरागैंग्लियोमा, जाहिर है, ठीक है। पैरागैंग्लियोमा होता क्या है? पैरागैंग्लियोमा इज अ ग्रुप ऑफ नॉन न्यूरल सेल्स, उसको हम पैरागैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो जनाब ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जो फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा, अदर क्लिनिकल फीचर्स में हम देख लेते हैं। अब फॉन हिप्पल-लिंडाउ डिजीज की हमने बात की थी, उसके अंदर सेरिब्रल हीमेंजियोब्लास्टोमा हो सकता है। अब ये क्या होता है जी? ये किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? पहली बात तो ये फॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम के साथ। हीमेंजियोब्लास्टोमा हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर जो वास्कुलर ट्यूमर्स वास्कुलर सिस्टम से डेवलप होते हैं, ठीक है। मिडिल एज के अंदर नॉर्मली ये होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं वैसे तो इनको हम कहते हैं हीमेंजियोब्लास्टोमा। यानी आपने हीम से याद रखना है कि जो वास्कुलर सिस्टम के ट्यूमर्स हैं, सिंपली उनको हम हीमेंजियोब्लास्टोमा कहते हैं। रीनल एंजियोमास एंड रीनल सेल कार्सिनोमा, एंजियोमा कार्सिनोमा पहले ही मैं बता चुका हूँ। रीनल मींस जो किडनी से रिलेटेड है। पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, यानी पैंक्रियास के अंदर ट्यूमर डेवलप हो रहा है। फिर क्यूटेनियस न्यूरोफिब्रोमास हो सकते हैं। क्यूटेनियस मींस स्किन रिलेटेड, न्यूरोफिब्रोमा मैंने शायद पहले भी बताया था, नर्व शीथ का जो ट्यूमर होता है, ठीक है। फिर जनाब इसके अलावा हाँ, कैफे आउलेट स्पॉट्स। कैफे आउलेट स्पॉट्स पिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं स्किन के ऊपर, जिनको हम नॉर्मली अपनी कॉमन लैंग्वेज में बर्थ मार्क्स कहते हैं, ठीक है। बर्थ मार्क्स आपने देखा होगा, मे बी आप में से भी किसी का हो। ये फ्रेंच टर्म से डिराइव हमने इसको किया हुआ है कि बेसिकली कैफे आउलेट होता है कॉफी विद मिल्क, ठीक है। क्योंकि वो लाइट ब्राउन सा होता है ना स्पॉट, तो उसको उस हिसाब से हम ये कहते हैं, बर्थ मार्क्स को कहते हैं बेसिकली, सिंपली जस्ट रिमेंबर। फिर मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, अगेन थायराइड ग्लैंड में कोई कार्सिनोमा है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है। मार्फानॉइड अपीयरेंस। अच्छा, अब मार्फानॉइड अपीयरेंस होती है कि हमारा जब लिम्ब्स जो है, एक्सट्रीमिटीज जो है, वो बहुत ज्यादा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मार्फानॉइड अपीयरेंस, ठीक है। फिर इसी तरह म्यूकोसल सेल्स के न्यूरोमास हो सकते हैं। फिर अगेन थायराइड कार्सिनोमा है, पैरागैंग्लियोमास है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स, बेसिकली याद रखने वाली बात ये है, एडिनोमा है, गैंग्लियोमा है, न्यूरोमा है, बेसिकली दीज आर ऑल ट्यूमर्स, ठीक है, जो इस कंडीशन में डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होती है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर? बायोकेमिकल एविडेंस, एक तो जिसके अंदर हमारा प्लाज्मा या यूरिन केटिकोलामीन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि इस डिजीज में केटिकोलामीन हार्मोन्स एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कर सकते हैं? यूरिन कलेक्शन ऑब्वियसली हम करेंगे केटिकोलामीन्स के लिए, या इवन उसके मेटाबोलाइट्स भी। अगर केटिकोलामीन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके मेटाबोलाइट्स भी ऑब्वियसली ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे। उसके मेटाबोलाइट्स हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, मेटेड्रेनलिन होता है और नॉर मेटेड्रेनलिन होता है, ठीक है। सो उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर वो ज्यादा हो तो फिर डेफिनेटली हम हमारा सस्पिशन जो है फियोक्रोमोसाइटोमा की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में 24 आवर यूरिन मेट एड्रेनलिन एंड नॉर मेट एड्रेनलिन वो हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूरिन जो है वो हमने हमेशा 24 आवर्स की करनी है यूरिन कलेक्शन, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे के अंदर डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एक्टिविटी, हमारा जो प्रोडक्शन है मेट एड्रेनलिन और नॉर मेट एड्रेनलिन
सॉरी जो कैटेकोलामिन्स की जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो वेरी कर रही हो कि डिपेंडिंग ऑन कि जी लेट्स से एक बंदा पूरा दिन फारिग बैठा हुआ है और एक बंदा 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनका कैटेकोलामिन्स का जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि हम सिर्फ वन टाइम सैंपल के ऊपर टेस्ट को कर सकें। फिर इसी तरह से हम प्लाज्मा टेस्ट करते हैं मेटएड्रेनालिन और नॉर मेटएड्रेनालिन के लिए। प्लाज्मा टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि उसकी एबिलिटी किसी भी टेस्ट की टू करेक्टली आइडेंटिफाई डिजीज वो बहुत ज्यादा हाई है इसकी, ठीक है। फिर इमेजिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो एड्रीनल ट्यूमर्स हैं वो हम सिटी स्कैन से या एमआरआई से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से एब्डोमेन की अगर हम करते हैं तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एड्रीनल ट्यूमर डिटेक्ट नहीं होता तो फिर ये है कि पूरे का पूरा जो सिंपैथेटिक चेन है उसका हमें इमेजिंग करनी पड़ती है सो दैट ट्यूमर नहीं है तो फिर मे बी पैरागैंग्लियोमास होंगे उसके अंदर, ठीक है। और पैरागैंग्लियोमास को टेक करने के लिए हमें पूरा इमेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट के अंदर ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनका कंफर्म फियोक्रोमोसाइटोमा हो, एक तो उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के ऊपर रखते हैं सो दैट हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना हो। दूसरा ये है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कंसिडर करते हैं वंस पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। मेडिकेशंस के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं नॉर्मली, एक तो फिनो जाइबेंजामीन और डॉक्साजोसिन हम यूज करते हैं। बेसिकली डॉक्साजोसिन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट यूज होती है। फिनो जाइबेंजामीन भी इंक्रीज ब्लड फ्लो को काउंटर करती है, ब्लड प्रेशर्स को ठीक करती है, ठीक है। इसी तरह से बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो प्रोप्रानोलोल, बिसोप्रोलोल ये जो है टेकिकार्डिया को प्रिवेंट करते हैं, वो जो रेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं। और जनाब इसी तरह से फिर जनाब हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन है, सर्जिकल रिमूवर ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमास के अंदर ये है कि हमने ये जरूर मेक श्योर करना होता है सर्जरी करने से पहले कि पेशेंट का जो हाइपरटेंशन है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ब्लड प्रेशर उसका, सो दैट अगर हम उसके स्टेबल किए बगैर हम सर्जरी करेंगे तो फिर ये हो सकता है कि बहुत मैसिव अमाउंट्स में कैटेकोलामिन्स रिलीज हो सकते हैं और उसकी वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल्स के ऊपर हाई हो सकता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस जो है अगर तो अनट्रीटेड या अनडायग्नोज रहता है फियोक्रोमोसाइटोमा तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एरिथमिया हो सकता है, फिर इसी तरह से एमआई हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक फेलर हो सकता है। सो इसको हम कहते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फियोक्रोमोसाइटोमा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।